ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग क्लास 11th पीरियड टेबल चल रहा था और पीरियड टेबल में हम लोग ये कितने लेक्चर हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं, 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 13 हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट टर्न पे थोड़ा सा रेफरेंस हम लोगों ने किया था, हेडिंग करिए आयनाइजेशन पोटेंशियल। लास्ट टर्न पे ये चल रहा था, थोड़ा सा उसी को रिकॉल करके और फिर ये आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। 2-3 नाम है इसके, और इसी को देखिए तीसरा नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन का क्या मतलब होगा? आयनाइज का क्या मतलब है? आयनाइज किसी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या ऐड करते हैं उसी को आयन फॉर्मेशन ऑफ आयन विल बी कॉल्ड आयनाइजेशन। तो आयन कैसे बनता है? एटम से या इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, गेन कर दें। यहां पे हमने क्या किया कि जब भी हम एटम से एक चीज और भी करते हैं, किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा? हाँ, देना पड़ेगा। बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन तो टाइटली बंद रहता है ना, हेल्ड अप रहता है। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये आउटमोस्ट ऑर्बिट थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन बंद था। इलेक्ट्रॉन तो ये देखे, इट इज अट्रैक्टेड बाय सम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, अंदर अट्रैक्ट होता है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो निकालने के लिए हमें क्या एनर्जी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और हमने इसी से डेफिनेशन बना दिया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अच्छा देखिए, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में फिल करते हैं उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हाँ, फिर से बोलिए बेटा। क्योंकि अफबाउ ने क्या कहा था? अफबाउस प्रिंसिपल क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यही तो कहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? लोअर एनर्जी वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया तो इन्होंने ना भाई। आप इलेक्ट्रॉन देखिए, ये है मेरे पास px है, py है, pz है। किस में इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे? x में डालेंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने x में डाला, फिर y में डाला, फिर हमने z में डाला। अगर किसी में डाल देते तो किसी रूल का कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई। तभी तो ये रूल था ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो पहले px में डाला, फिर py में डाला, फिर pz में डाला। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में फिल किया उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई, यही तो हमने कहा। तो अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजिली निकालेंगे आप? सबसे बाहर वाला ना, सबसे बाद में जो फिल किया, इसीलिए मैंने उसका नाम लास्ट इलेक्ट्रॉन बोला। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को 2-3 नाम से करेंगे। आईपी लिखेंगे कैसे? IE से लिखेंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी बोले या आयनाइजेशन एनर्जी बोले, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर देखिए, जिसको हम लोगों ने अभी तक IP कहा उसी को IE1 भी कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड IE1। फिर हमने काम किया, हमारे पास जैसे A कोई एटम था, हमने इसको A+ में कन्वर्ट कर लिया। इसकी साइज पे क्या फर्क पड़ा? साइज कम हो गई ना। A को जो हमने A+ में कन्वर्ट किया, कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर। कैटायंस की साइज हमेशा छोटी होती है, स्मॉलर होता है। तो साइज की डिक्रीज कर गई। अगर साइज डिक्रीज कर गई तो ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब हमको देखिए A+ से A++ बनाना है। अब जो एनर्जी, हाँ बहुत अच्छा, अब जो एनर्जी लगेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम इसको IE2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को IE2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उस तरह से थर्ड IP हो जाएगी, फोर्थ IP हो जाएगी, ऐसे चलेगा क्वेश्चन। हाँ, एक चीज कंफर्म है, IE1 इज लेस देन, ठीक है ना,
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ता जाएगा और एनर्जी हमको और ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन चलेगी, थर्ड आईपी ग्रेटर देन सेकेंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, ऐसे चलेगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप हटाएंगे। हाँ, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन कैसा? अगर हमारे पास लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था दो कॉन्फ़िगरेशन है, एक मेरे पास P3 है और एक P4 है। एक हमारे पास P3 है, P3 कैसा जाएगा? बोलिए, कुछ बोलिए। एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इसकी कोई खासियत? हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। और फिर हमने ये किया, P4 को किया, हाँ, स्टेबिलिटी दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए, थर्ड में ज़्यादा है, इसमें P3 में ज़्यादा है। तो अब जैसे अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू किया, अगर मान लिया हमने कि ये थर्ड आईपी है और ये सेकेंड आईपी है, नहीं उल्टा हो गया, ये थर्ड आईपी ये सेकेंड आईपी, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आता है, अभी तो हम लोगों ने कहा था कि थर्ड आईपी इज ग्रेटर देन सेकेंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, अभी ये हमने कहा था। लेकिन अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन अगर सेकेंड आईपी का है, ये थर्ड आईपी का है, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? हाँ, तो सेकेंड की ज़्यादा हो जाएगी। फिर तो उस रूल का वायलेशन हो जाएगा। फिर वो रूल तब चलेगा जब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। बीच में कहीं पर भी, अभी जो हम लोग इसके ट्रेंड से स्टडी करेंगे, तो ट्रेंड हमारा क्या है कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, ये नॉर्मली चलेगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज। लेकिन जहां भी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिला, इसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्फ़िगरेशन देखिए। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये P3, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? फिर से बोलिए, ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, ये कितना? 7, ये 7। और जब ऐसे करते हैं तो पहले नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, ऐसे लेफ्ट राइट जब चलते हैं, 8 ऑक्सीजन 7 नाइट्रोजन। तो लेफ्ट राइट चलने पे ऑक्सीजन की आईपी ज़्यादा होनी चाहिए, बट इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आईपी ऑफ ऑक्सीजन। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ऐसा क्यों? बोलिए, ऐसा क्यों? बस ये हो गया। आवा बोलिए हितेश। नहीं, फिर से बोलिए, नहीं समझे, फिर नहीं, और एक्सप्लेन करिए, मतलब जितना आपको आता है पूरा बताइए, इशारे में बात मत करिए, पूरा एक्सप्लेन। जैसे एग्जाम में क्या होता है, आप नहीं होते वहां पे आपकी कॉपी होती है, और नंबर हम बार बार सबसे कहते हैं नंबर मिलते नहीं है, नंबर छीनने पड़ते हैं टीचर से। आप हेल्पलेस कर दिए, बताइए, जितना आता है सब बताइए। बोलिए। क्वेश्चन हमारा ये है कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीजेज। तो नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, तो ऑक्सीजन की आईपी, हाँ नहीं, अभी हितेश को बोलना है, हम हितेश को और हिंट कर रहे हैं, फिर इनको बोलना है कि ऑक्सीजन की आईपी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन की आईपी ऑक्सीजन ज्यादा होती है, क्यों? अब एक्सप्लेन करना है। बस इतना ठीक है। टू द पॉइंट बात करें, और एकदम छोटा सा आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट, ठीक है। पहले जो आपने किया था वो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया, बता रहे, हम समझ रहे थे आप क्या कह रहे हैं हम समझ रहे थे, लेकिन वो मतलब लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। एक छोटा सेंटेंस, बिकॉज नाइट्रोजन्स कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो इसकी आईपी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर आगे चलते हैं, हमने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन P3 है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, P2 हो जाएगा। तो अब P2 कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो गया? सेकेंड आईपी के लिए।
सेकेंड आईपी के लिए। फिर ऑक्सीजन पे गए, ऑक्सीजन P4 था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, P3 हो गया, अब ये मोर स्टेबल हो गया, तो अब उसका भी वायलेशन हो रहा। अभी हम लोग को ना कहता कि थर्ड आईपी ग्रेटर देन सेकेंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी, लेकिन यहां पे देखिए जरा, फर्स्ट आईपी नाइट्रोजन की ज्यादा है और सेकेंड आईपी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये आ रहा है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम होता है, कॉन्फ़िगरेशन याद होगा क्या 20 का? बहुत अच्छा, 4s2 इसको रट लीजिए, कहीं पर कॉपी में लिखिए। एटॉमिक नंबर 20 बहुत ही कॉमन है, 20 Ca का कॉन्फ़िगरेशन आता 4s2, इसको रट लेते हैं। क्यों रट लेते हैं? क्योंकि जैसे अगर हमको मान लिया कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम 1s2 2s2 2p6 नहीं शुरू करेंगे गाना, एग्जाम में आएगा पूरा लिखेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली करना है तो डायरेक्टली हमने 4s2 से शुरू कर दिया डायरेक्टली, और ये मान के चलते हैं कितना हो गया 20 हो गया, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं 29 से चलना, 4s के बाद क्या आता है 3d आता है, तो कितना बचा 9 बचा, 9 उठा के डी में डाल दीजिए। डी की कैपेसिटी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन के हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। तो ये रट लीजिए 4s2 रट लीजिए, अब फिर से बोलिए। हाँ और क्या, हाँ अभी तो हम ये इसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि 4s2 क्या होता है, बस वो तो आप आगे पहुंच गए, वो दूसरा फिनोमेना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे करना चाह रहे हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, और आपको क्वेश्चन आंसर ये करना है, विच ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आईपी ऑफ कैल्शियम विल शो सडन चेंज। क्वेश्चन नोट करिए जरा, लिखिए विच ऑफ the IP ब्रैकेट में फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड और फोर्थ आईपी ब्रैकेट क्लोज will show a sudden change in its value, पूरा सेंटर बोलिए फिर से, क्या लिखा हमने, विच ऑफ द इन कैल्शियम, आगे करिए, इन कैल्शियम, एलिमेंट का तो नाम ही है इन कैल्शियम। तो अब हम लोग क्या करें, सबकी कॉन्फ़िगरेशन बना के देखने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। कैसे पता लगेगा फर्स्ट आईपी, सेकेंड आईपी, थर्ड आईपी, फोर्थ आईपी? जब कॉन्फ़िगरेशन सामने को, जो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा वही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आईपी का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, यही हो गया। डायरेक्टली करिए, 20 Ca is equal to 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो गया, तो ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट आईपी हो गया। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट आईपी, 4s2 कॉन्फ़िगरेशन फॉर फर्स्ट आईपी। फिर बताइए सेकेंड आईपी का क्या करेंगे, 4s1, बहुत अच्छा। अब लिखिए फॉर second IP, it will become 4s1। फिर उसी तरह से चलिए, हाँ नहीं 5 कैसे यार, 3p6 हो जाएगा ना, 3p6 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, और फिर 3p5, ये हो गया। तो देखिए यही होगा ना, इसको हाईलाइट कर दीजिए, 3p6 को हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट स्टेबल हो गया।
आंसर क्या हो गया फिर? थर्ड आईपी इज द आंसर। आंसर लिखिए, थर्ड आईपी ऑफ कैल्शियम विल शो सडन चेंज इन इट्स वैल्यू। थर्ड आईपी ऑफ कैल्शियम विल शो अ सडन चेंज इन इट्स वैल्यू। सडन चेंज इन इट्स वैल्यू। सडन चेंज इन इट्स वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया होगा एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग नहीं चल पाएगा उसका कि ये कैसे करें हम, ठीक है, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं, अगर ये ना पता होता तो, अगर ये क्वेश्चन पहले से ना किया होता तो आंसर प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोलते हैं आंसर? फोर्थ आईपी। बहुत अच्छा, तब फोर्थ आईपी बोलते हैं क्योंकि हमने पहले से क्या रटा, थर्ड आईपी ग्रेटर देन सेकंड आईपी ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते साइज कम होता जाता है, आईपी की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो फोर्थ आईपी आंसर हो जाता। लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन करके देखा तो थर्ड आईपी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है? मोस्ट स्टेबल आ रहा है। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग डेफिनेशन कंप्लीट करके और टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। डेफिनेशन लिखिए पहले, अनाइजेशन एंथैल्पी हेडिंग करके, पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to remove, amount of energy required to remove one electron, to remove one electron, one electron, ब्रैकेट में most loosely held, most loosely held, then bracket close, from the outermost orbit, from the outermost orbit of an atom, outermost orbit of an atom is called ionization potential, is called ionization potential, ब्रैकेट में IP, IP ब्रैकेट क्लोज, और आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी, फिर ब्रैकेट में IE, इन ब्रैकेट राइट IE, IE फुल स्टॉप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called first IP, it is also called first IP, फर्स्ट आईपी, फिर पैराचेंज, सिमिलरली, सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड, सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ, फॉर द रिमूवल ऑफ another, removal of another most loosely held electron, most loosely held electron from the unipositive cation, from the unipositive cation is referred as, is referred as, क्या हो जाएगा? सेकेंड आईपी, इज रिफर्ड एज सेकेंड आईपी, सेकेंड आईपी फुल स्टॉप, इन द सेम वे, in the same way, in the same way it is called third IP, in the same way it is called third IP for the removal of third electron, removal of third electron, and so on, and so on, and so on. Then write note, नोट पे ये कॉपी करिए, IE3 greater than IE2
इज ग्रेटर देन IE1। क्या मतलब हो गया इसका? थर्ड IP ग्रेटर देन सेकेंड IP ग्रेटर देन फर्स्ट IP। अच्छा, एक पॉइंट ये देखिए, लिखना नहीं, बड़ा ही कॉमन पॉइंट है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये तो अभी पहले हम लोगों ने बात कर लिया। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। एनर्जी तो हमको देनी पड़ती है ना जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसकी वैल्यू होगी, अभी जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे, जब थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन आएगी। देखिए एंडोथर्मिक किसको कहते हैं? क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। एनर्जी जब देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर जो उनका जो डेल्टा H होता है, चेंज इन एंथैल्पी जिसको कहा जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू। नीचे लिखिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इसको रटिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में काम आएगा ये। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक बताने की जरूरत नहीं, इतना तो रिलेट कर लेंगे आप ना। एंडोथर्मिक किसको कहते हैं? जिसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। फिर इसी के आगे फॉर एक्सोथर्मिक क्या हो गया? डेल्टा H इज इक्वल टू, बोलिए, नेगेटिव। डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। हाँ बोले फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? जो, हाँ, जिसमें हीट निकलती है, जिसमें हीट निकलती है। जैसे अभी जब हम लोग इक्विलिब्रियम के चैप्टर पे आएंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पे जब अमोनिया बनाते हैं, ICSE के जो बच्चे हैं, क्लास 10th में अमोनिया का चैप्टर, CBSE में नहीं है, ICSE के क्लास 10th में अमोनिया का चैप्टर होता है। अमोनिया जब बनाते हैं तो ये रिएक्शन आता है N2 प्लस 3H2 और 2NH3 बनता है। इसी प्रोसेस से अमोनिया बनती है। इफ्को का नाम सबने सुना होगा, इफ्को, इफ्को फर्टिलाइजर बनाती, ठीक है। वहां पे अमोनिया बनाई जाती, मैन्युफैक्चर की जाती है। इफ्को फर्टिलाइजर का प्लांट है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और उनकी अपनी टाउनशिप है, उनका अपना स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, सेंट्रल स्कूल, कैंपस के अंदर ही इतने लोग वहाँ रहते हैं, पूरा टाउनशिप है इफ्को का, है ना। और वो क्या क्या होता है वहाँ पे? फर्टिलाइजर बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, और अमोनिया को यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए। तो अमोनिया का प्लांट अलग होता है, अमोनिया का प्लांट अलग होता है। अमोनिया लेते हैं, अमोनिया को CO2 से रिएक्ट कराते हैं, अमोनिया को CO2 से रिएक्ट करा के, और फिर वो कंपाउंड बनाते हैं जिसको फ्रेडरिक होलर ने बनाया था, which is also known as first organic compound. हाँ, यूरिया इट इज, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज यूरिया। यहीं से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है ना, NH2CO NH2, यूरिया। यूरिया तो फर्टिलाइजर होता है, यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। अब देखिए जरा, जैसे अब कोई अगर आपका फ्रेंड जिसके फादर इफ्को में हो, तो खाली इफ्को इज नॉट सफिशिएंट। तो आप बोलेंगे इफ्को में किस डिपार्टमेंट में हैं? तो बोले अमोनिया में है, अमोनिया इज ए डिपार्टमेंट। बोले आपके फादर वो यूरिया में है। वो आप CO2 में है, CO2 डिपार्टमेंट है उनका, है ये क्या मतलब डिपार्टमेंट, क्या मतलब ही इज कंसर्न ओनली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, वो खाली CO2 डिपार्टमेंट है उनका। ये दोनों, अब जैसे कोई अमोनिया प्लांट में है, तो अमोनिया का इंजीनियर है, इंजीनियर अमोनिया ब्रैकेट में, इंजीनियर अमोनिया ब्रैकेट में, अमोनिया डिपार्टमेंट का नाम है अमोनिया। उनका काम खाली क्या है? 24 घंटे खाली अमोनिया बना के स्टोर करना। वो जो अमोनिया बना के स्टोर करते हैं, इट इज स्टोर्ड एट अ वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। इमेजिन करके देखिए,
2000 ATM, कैसा प्रेशर होगा ये? 2000 ATM, वी कैनॉट इमेजिन दिस प्रेशर। अभी जिस प्रेशर पे हम लोग हैं यहां कितना प्रेशर है? 1 ATM है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है, 1 ATM। इसको उठा के 2000 गुना बढ़ा दें तो हम लोग अभी पता है 1 फीट के हो जाएंगे, खट से दब जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं? अच्छा, जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। उससे हम लोग की फिजियोलॉजी में कोई फ़र्क? हाँ, ब्लड बाहर आ जाएगा सारा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपने कर दिया तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो प्रेशर के डिफरेंस तो भाई, लिक्विड तो प्रेशर के मूवमेंट पे चलेंगे ना, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो आप अगर 2000 ATM पे किसी चीज को रख दें तो इसको डेंजरस नहीं कहा जाए। एनीथिंग इज केप्ट एट 2000 ATM प्रेशर, बना के रखी है। इसीलिए जहां अमोनिया बना के स्टोर करते हैं, ऐसे ये अमोनिया यहां रखी है, इससे 500 मीटर तो 500 इधर भी हो गया, मतलब 1 किलोमीटर के डायमीटर, 500 मीटर के रेडियस पे कोई रेसिडेंस नहीं होता, कुछ नहीं होगा, एकदम खाली रहेगा जहां अमोनिया बना के रखी है। अब इसका अंदर कि ये रेडियस ले लीजिए, इतना, इस एरिया में कोई घर नहीं होगा, टाउनशिप में, वहां अमोनिया बना के रखी है। क्यों नहीं होगा? कोई कैजुअलिटी हो सकती है, इतना ज़्यादा प्रेशर है। अभी घर का सिलेंडर अगर LPG वाला फटता है, ये छत वत तोड़ देता है, छोटा सा सिलेंडर। जैसे यहाँ इलाहाबाद में स्टूडेंट्स नहीं लेके रहते छोटा वाला सिलेंडर, जो 4 लीटर वाला सिलेंडर होता है खाना बनाने के लिए, कभी कभी कैजुअलिटी हो जाती है, वो छोटा सा सिलेंडर छत वत फाड़ देता है, इतना प्रेशर उसके अंदर रहता है। तो अगर 2000 कहीं बस्ट कर गया तो घर भर उड़ा के सब बराबर कर देगा, है ना? तो इसलिए अमोनिया जब स्टोर करते हैं तो एट ए वेरी हाई प्रेशर करके रखते हैं। स्कूल का टूर जाता है तो पूरी फैक्ट्री में घुमाएंगे, लेकिन यहां नहीं जाने देते बच्चों को। कोई कैजुअलिटी हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा, है कि नहीं? तो एक चीज ये भी दिमाग में रखे कि अमोनिया को जब बनाते हैं तो जब स्टोर करते हैं तो क्या प्रेशर इज वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी हाई, बहुत हाई प्रेशर पे। दूसरी इंफॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक होता है। नीचे रिएक्शन लिखिए, N2+ लिखिए, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। फिर नीचे रिएक्शन लिखिए N2+3H2, N2+3H2। फिर रिवर्सिबल का साइन लगाइए, गिविंग 2NH3, 2NH3, 2NH3। फिर कॉमा लगाइए, NH3 के बाद कॉमा, कॉमा। फिर लिखिए डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। फिर वहीं पे नीचे लिखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो अब हम लोग आगे से अलर्ट रहेंगे कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि जो आईपीज की वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। अब ये कंक्लूजन हमारा हो गया। वैल्यूज ऑफ आईपी आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। आईपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्यों? क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। आईपी में क्या कहते हैं? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जो जब भी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो उसको एंडोथर्मिक कहा जाएगा। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अब ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा और आगे से आप अलर्ट भी रहेगा, कहीं पर रहेगा। ये किया, एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस जिससे एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। आईपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और देखिए उसका उल्टा देखिए, व्हाइल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगला टॉपिक होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या, किसको कहते हैं?
फिर से बोलिए। ना थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। देखिए, जब भी मेरे पास एटम है, कोई भी एटम है, ये एटम है और इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे रखा है और हमको इसको एनायन बनाना था, ए एटम था कोई। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी देनी नहीं पड़ती, एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी ये रटना है आपको। अभी जो हम लोगों ने सेंटेंस कहा था, इन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी इज लिबरेटेड। क्योंकि जैसे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ए था मेरे पास, या अभी इसके पहले हम लोगों ने Na था, Na को Na प्लस किया, तो ये जो ट्रांजिशन है ये Ip को डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन हमने एनर्जी सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। और इसी तरह से मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन को Cl माइनस में कन्वर्ट किया, तो क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी लिबरेट होती, ये लर्न करना है, एनर्जी लिबरेट होती। अगर लिबरेट हो गई तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो आगे से आप अलर्ट रहिएगा, क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आईपी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और एफिनिटी की वैल्यू, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमने क्या किया, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, लेकिन उसको जैसे हमने ये किया, मैग्नीट्यूड लिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो अगला टॉपिक हमारा होगा। तो अब इन दोनों को साथ में आप कंपेयर कीजिएगा। आईपी की वैल्यू डेल्टा एच पॉजिटिव रहती है और एफिनिटी की वैल्यू डेल्टा एच नेगेटिव रहती है। तो कहीं पर अगर बुक में आपको वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज दी हुई हैं, तो उसके साथ में आपको दिखाई पड़ेगा नेगेटिव साइन दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अभी तक हमको मैथ्स में क्या पता लग रहा है, हमने ये किया, एक की वैल्यू है 500 केजे और एक की वैल्यू है -600 केजे। दोनों एफिनिटी की वैल्यूज हैं, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? हाँ, 600 ज्यादा है। मैथ्स में 600 कम हो जाएगी क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू हो रही है। यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है, ये इस साइन को कंसीडर नहीं किया जाता वैल्यू में। ये तो साइन खाली रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बस खाली इतनी हमको बात करनी थी। ठीक है, फिर वापस आते हैं। तो अब ये वाला सेंटेंस आपको समझ आएगा कि आईपी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, फिर आगे चलिए। देन राइट फैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। टोटल 3 फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर लिखिए एटॉमिक साइज, फर्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज। नाउ स्टॉप राइटिंग। देखिए, अभी जब लेक्चर शुरू किया था हम लोगों ने, तो इसकी बात हम लोगों ने किया था, अगर एटॉमिक साइज हमने कम कर दी तो फोर्स ऑफ एडिक्शन बढ़ जाएगा। ये था फोर्स ऑफ एडिक्शन, हमने ये बढ़ा दिया। और फोर्स ऑफ एडिक्शन F इज प्रोपोर्शनल टू IP है। फोर्स ऑफ एडिक्शन अगर बढ़ाया तो हमने IP की वैल्यू बढ़ जाती है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ एडिक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा, फिर देखिए फोर्स ऑफ एडिक्शन और साइज में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने क्या किया, नीचे लिखिए सिंस पहले ये लिखिए F इज प्रोपोर्शनल टू IP, F इज प्रोपोर्शनल टू IP, F इज प्रोपोर्शनल टू IP। फिर नीचे लिखिए ऑल्सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑल्सो F इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। फिर अगले स्टेप में देयरफॉर आईपी क्या हो जाएगा, आईपी और साइज में क्या रिलेशन, इनवर्सली हो जाएगा। देयरफॉर आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, आईपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब स्टेटमेंट नोट करिए, लिखिए लार्जर द एटॉमिक साइज, लार्जर द एटॉमिक साइज, लार्जर द एटॉमिक साइज, then comma, smaller is the IP, smaller is the IP, smaller is the IP, because as the atomic size increases, as the atomic size increases, comma, the force of attraction between electrons and nucleus, between electrons and nucleus decreases, electrons and nucleus decreases, electrons and nucleus decreases, and hence IP also decreases, IP also decreases। फिर से वही रिपीट करिए, therefore IP inversely proportional, therefore IP inversely proportional to size। फिर सेकेंड फैक्टर करिए, और वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक पे अलग से क्वेश्चन ही मिल जाएगा आपको, जो सेकंड टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, तो अलग से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। नंबर 2 हेडिंग करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स। नो स्टॉप राइटिंग, अब इसको मत लिखिए, पहले समझ लीजिए, तो आपको जब समझ में आएगा तो लिखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, अभी टॉपिक क्या चल रहा है हम लोग का, और आगे बताइए, फैक्टर चल रहा है। अब एनर्जी पोटेंशियल तो पुराना हो गया, अब उसके फैक्टर स्टडी करें कि कौन कौन से फैक्टर आईपी को अफेक्ट करते हैं। तो पहले फैक्टर क्या स्टडी किया, साइज, साइज जितनी ज्यादा होगी आईपी उतनी कम हो जाएगी, ये पहला फैक्टर था। अब सेकेंड फैक्टर करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल बढ़ाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल बढ़ाना है, क्या करें, अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन जो हम लोग ऐड करते हैं तो वो किस ऑर्बिट में जाता है, बाहर में जाता है कि अंदर चला जाता है? अंदर कुछ कर सकते हैं? हितेश बोलिए, नहीं कर सकते अंदर, नो, नॉट एंट्री, नॉट अलाउड, अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, इनर शेल ऑलरेडी फिल्ड रहता है, तभी तो बाहर की बात कर रहे हैं। तो अंदर जब भरा है तो फिर कैसे भरेंगे आप? ठीक है, वहां नहीं जाते। तो हमारा ये है, सपोजिंग हमारे पास इनर शेल्स मान लिया 10 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनर शेल्स में, हमको बढ़ाना है। तो हमने क्या किया, हम धीरे से नीचे आ गए, एक शेल बढ़ा दी, बात खत्म। ग्रुप में नीचे आ गए, ग्रुप में जब नीचे आ गए तो एक शेल बढ़ जाएगी। तो अभी जो इनर शेल थे, पहले 2 इनर शेल थी, अब 3 हो गए, तो 3 हो गए तो इलेक्ट्रॉन, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बदलेगा, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं।
हाँ वो पॉसिबल नहीं है। अंदर का एलिमेंट, अंदर इलेक्ट्रॉन चेंज ही नहीं कर सकते पहली बात, तो सेम एलिमेंट पे तो बात ही नहीं हो सकती है ना। दूसरा एलिमेंट एक बार सोचा भी जा सके, दूसरे उसी एलिमेंट पे कैसे करेंगे। मतलब ये है कि जब भी हमको दो तरह के वेरिएशन चलता है, एक लेफ्ट राइट चलते हैं, एक टॉप टू बॉटम चलते हैं, बस पूरे रिलेटिव में यही तो चलता है। तो हमने कहा नंबर ऑफ इनर शेल बढ़ाना है, तो क्या करें, आंसर वाज नीचे आ जाइए। हमने कहा देखिए इसी का अपोजिट कर रहे हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट चलिए, लेफ्ट राइट चलिए। पीरियड में चलेंगे तो साइज डिक्रीज करेगी, ग्रुप में आएंगे साइज इंक्रीज करती है। तो ये हमने किया। अच्छा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ गए तो नंबर ऑफ इनर शेल्स बढ़ गई, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ गए। अब जरा देखिएगा हमने क्या किया, सपोजिंग ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन F1 से अट्रैक्ट हो रहा था, F1 से अट्रैक्ट हो रहा था। यहां का इलेक्ट्रॉन है, ये सपोजिंग F2 से अट्रैक्ट हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो F2 वाला है, इसको 2 कर दें और इसको 1 कर दें, तो जो 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बीइंग रिपेल्ड बाई इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये नई चीज आपको मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बीइंग रिपेल्ड, क्योंकि हमको पता लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन खाली न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ही होता है, ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से रिपेल भी होता है, रिपेल भी होता है। तो अब इतनी बात समझ में आएगी। ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस simultaneously. This electron is also being repelled by inner electrons, not other inner electrons, अंदर के इलेक्ट्रॉन। अब खूब ध्यान से सुनिएगा, when this last electron is being repelled by the inner electrons, so these inner electrons they act as a screen, they shield का मतलब क्या होता है, रोकना। जैसे राणा प्रताप जो लड़ाई करते थे तो उसको क्या कहते थे, शील्ड कहते थे, शील्ड लेके चलते थे। बीएचएस पे देखिए राणा प्रताप एक तलवार लेके खड़े हैं ऐसे, और हाथ में क्या लिए हैं, शील्ड। शील्ड उसका काम क्या होता था, रोकना था। तो वो फिनोमेना, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे शील्ड किसको, आउटर इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ एडिक्शन। ये वाले इलेक्ट्रॉन ये अंदर की तरफ खींच रहा था न्यूक्लियस से, लेकिन ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन थे इसको बाहर रिपेल कर रहे हैं। तो दीज इनर इलेक्ट्रॉन दे एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब समझ आएगा। अब आंसर कर लेंगे आप, शील्डिंग इफेक्ट इज कॉज्ड बाय विच इलेक्ट्रॉन्स, नेम दोज इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर के इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग इफेक्ट होता है, और शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, फोर्स ऑफ एडिक्शन घट जाता है, इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ एडिक्शन कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का आंसर करिएगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ एडिक्शन कम हो गया तो आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब अगर शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, दे एक्ट एज अ स्क्रीन, लेकिन शील्डिंग वाला ज्यादा अच्छा लगता है। कहीं कहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लिखा है, दोनों एक ही चीज होते हैं, बट शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, वर्ड ज्यादा एक्सप्लेनेटरी लगता है। शील्डिंग इफेक्ट शील्ड कर रहा है, स्क्रीनिंग नहीं उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों वर्ड आपको रटना है। तो दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स दे एक्ट एज अ स्क्रीन और दे शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट से हुआ क्या, शील्डिंग इफेक्ट से क्या फर्क पड़ा, कम हो गया, तो आईपी की वैल्यू कम हो गई, आईपी की वैल्यू कम हो गई। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट का साइज से क्या रिलेशन, बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा, साइज बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ एडिशन कम हो गया इसका, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दूर जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगी। तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप रिलेट करिएगा। नंबर 2, स्क्रीनिंग इफेक्ट
ग्रुप में होता है कि पीरियड में? ग्रुप में होता है। जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नंबर ऑफ इनर सेल्स, जब पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ इनर सेल्स सेम रहती हैं। हाँ, नीचे जाएंगे तब इनर सेल्स बढ़ती हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते हैं, इट इज एडेड टू द सेम शेल, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यू शेल, हाँ नेक्स्ट शेल में ऐड करते हैं। तो एक एक शेल बढ़ती जाती है। दिस फिनोमेना इज अप्लाइड इन ग्रुप और पीरियड। ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट हमेशा खाली ग्रुप में रहता है। अब वो हेडिंग कंप्लीट करिए, ब्रैकेट में लिखिए शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये समझ में आएगा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, द फिनोमेना इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। देन राइट एक्सप्लेनेशन, greater the number of inner shells, नहीं, greater the number of electrons in the inner cells, greater the number of electrons in the inner cells। बेटा सर नहीं होगी तो कॉपी हम ही को दे दीजिएगा। हाँ, greater the number of electrons in the inner cells, then comma, greater is screening or shielding effect, greater is screening or shielding effect on the electrons। यहीं पर वहीं पर रख दीजिए बेटा, क्योंकि वीडियो बन रहा है ना, वहीं पर रख दीजिए बेटा। थैंक यू। Number of electrons, greater the screening effect on electrons in the valence shell, valence shell। फिर ब्रैकेट में लिखिए since inner shell electrons repel, since inner shell electrons repel the valence electrons, बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट क्लोज करके फुल स्टॉप। देन राइट कॉन्सिक्वेंटली स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूसेस, कॉन्सिक्वेंटली स्क्रीनिंग इफेक्ट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, reduces the force of attraction between the valence electrons, and nucleus, valence electrons and nucleus, and therefore lowers the IP, and therefore lowers the IP, then write example में लिखिए moving from top to bottom in a group, moving from top to bottom in a group, then comma, number of inner cells increase, then again comma, which results in the increase of screening effect, full stop। therefore IP decreases from top to bottom in a group, therefore IP decreases from top to bottom in a group।
इन अ ग्रुप। तो क्या हो गया, ऊपर से नीचे आने पे आईपी कम होती है, हमेशा डिक्रीज करती है। लेफ्ट राइट जाने पे आईपी बढ़ जाती है, लेफ्ट राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगी। और फिर ये पॉइंट गलती ना होने पाए, नोट में लिखे स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑलवेज, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑलवेज अप्लाइड, ऑलवेज अप्लाइड इन ग्रुप्स ओनली। पीरियड में नहीं लगाते इसको, खाली ग्रुप में लगाते हैं। इन ग्रुप्स ओनली, ग्रुप्स ओनली। देन राइट अ क्वेश्चन। Question is the screening effect of inner electrons, screening effect of inner electrons, inner electrons of the nucleus causes, screening effect of inner electrons of nucleus causes। पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन आईपी, डिक्रीज इन आईपी। सेकेंड ऑप्शन इंक्रीज इन आईपी, इंक्रीज इन आईपी। थर्ड ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन आईपी, नो इफेक्ट ऑन आईपी। चौथा ऑप्शन है एन इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन। ए आंसर हो जाएगा, डिक्रीज इन आईपी। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बोला जा रहा था, मतलब लैंग्वेज ऐसी ही कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी आपको, लेकिन अगर फिनोमेना पता है आपको तो कैसे भी कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे आपको कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ देखिए अगर एक खाली सेंटेंस आपसे एक सेंटेंस में आंसर करना है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ, नहीं ये तो कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं आप, इसका कारण बताना है कि ये स्क्रीन इफेक्ट क्यों होता है, ये बताना है आपको। ड्यू टू विच फिनोमेना इट इज कॉज्ड। हाँ वो तो ठीक है, हाँ इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं हैं, तुम ही हो माता तुम ही पिता हो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप उसको जो भी मान लीजिए आउटर इलेक्ट्रॉन वही है, ठीक है। तो स्क्रीन इफेक्ट करने के लिए हमको स्क्रीन इफेक्ट बढ़ाना है, क्या करें, नंबर ऑफ शेल बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दीजिए, इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब जब इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी तो अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको मतलब लिटरली मजा आ जाएगी। अच्छा ऐसा भी होता है, 4f3d कौन सा बाद में आता है, 4f बाद में आता है, लेकिन आगे हमको पता लगा f का जो शेप होता है वो कैसा होता है, शेप मतलब शेप भाई s का शेप स्फेरिकल होता है, p का शेप डम्बल होता है, d का शेप डबल डम्बल होता है, d का शेप डबल डम्बल होता है, f का शेप नहीं, यस येट नॉट नोन, येट नॉट नोन, तो हम बोलते हैं डिफ्यूज शेप होता है, डिफ्यूज शेप होता है, येट नॉट नोन। तो
भाई यही तो कहा जाता है, बहुत सारी चीजें भी हमको नहीं पता है। तो अभी यहाँ पे नोबेल प्राइज की वैकेंसी है, यहाँ काम करना शुरू कर दीजिए। अगर मिल गया नोबेल प्राइज तो कितना पैसा मिलेगा? 7 करोड़ मिलेंगे आपको इंडियन करेंसी में। इस समय नोबेल प्राइज के जो अमाउंट है वो इंडियन करेंसी में 7 करोड़ रुपया है। और 7 करोड़ कहते किसको हैं? इसको उठा के बैंक में डाल दीजिए और एवरी मॉर्निंग देयर विल बी अ मैसेज इन मोबाइल, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, 10,000 हैज बीन ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट, दिस इज कॉल्ड 7 करोड़। इसको 7 करोड़ कहते हैं। रोज सुबह जब आंख खुलेगी आपको 10,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका होगा। अब ये बताइए, अगर इतना पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहे तो आपको काम करने की जरूरत है पैसे के लिए। आपके बच्चे को पैसे के लिए पढ़ना पड़ेगा क्या? अब वो मर्जी आए पढ़े, मर्जी आए ना पढ़े। अगर यह ऑप्शन दे दिया जाए कितने बच्चे पढ़ाई करेंगे? आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, रोज सुबह आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। कितने बच्चे पर हम तो नहीं पढ़ना चाहेंगे। क्यों करेंगे यार? मस्ती करेंगे, योगा करेंगे दिन भर, फिर और क्या, म्यूजिक करेंगे, गाना गाएंगे, जो मजा आता है उसमें वो काम करेंगे फिर। ठीक है, तो यहां पे एफ का शेप अभी क्या है? डिफ्यूज्ड है एंड येट टू बी नोन है, अभी नहीं पता है। इसका शेप जो डिफ्यूज्ड है इसकी वजह से इसका एफ ऑर्बिटल हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये कंक्लूजन है। एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। अब जरा आंसर कीजिएगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाए तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा। पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो अच्छे से वो रोक नहीं पा रहा है तो फोटो प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा। ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ जाती है। सिल्वर को देखिए और उसी के नीचे गोल्ड है, उसी के नीचे गोल्ड है, ये ऐसे अरेंजमेंट है। सिल्वर है 47, गोल्ड कितना है 79। ठीक है, किसकी साइज ज्यादा होनी चाहिए? गोल्ड की होनी चाहिए, लेकिन दोनों की साइज है 144 पिकोमीटर, दोनों की साइज है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले बता दी कहानी, खूब माहौल बना दीजिए, ऊपर से नीचे आने पे साइज बोलो बच्चों बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। फिर इसका बता दे किसकी साइज ज्यादा होगी, सिल्वर की कि गोल्ड की? तब सभी बोलेंगे गोल्ड की, है ना। लेकिन दोनों की साइज बराबर होती है। क्यों बराबर होती है? आंसर इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। जब यहां पर आते हैं यहां पर, तो यहां पर 4f ऑर्बिटल आ जाता है गोल्ड में। गोल्ड में 4f ऑर्बिटल आता है, उसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है, तो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। जब शील्ड नहीं करता तो फोर्स प्रोटेक्शन बढ़ जाता है और साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 में स्टडी करते हैं, लेकिन अगर 11th पे ये शील्डिंग इफेक्ट आपको समझ में आता है, हाँ फिनोमेना 11th का है, एप्लीकेशन 12th में है। शील्डिंग इफेक्ट तो 12th में नहीं, मान के चलते हैं 12th वाले को 11th वाला आता होगा, एप्लीकेशन यहीं पर आता है उसका, और डी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th में है, तो क्वेश्चन तो डी ब्लॉक है, लेकिन आपको समझ में तो आएगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, अगर नीचे आने पे साइज बराबर है, नीचे आने पे मास पे कोई फर्क पड़ेगा? एटॉमिक मास ऑफ कोर्स बढ़ेगा। देखिए नहीं, देखिए अगर आपने एटॉमिक नंबर बढ़ाया, चाहे लेफ्ट राइट जाने पे चाहे ऊपर से नीचे, मास तो हमेशा बढ़ता है। ये ठीक है, एटॉमिक मास तो हमेशा इंक्रीज ही करता है। जैसे जैसे हम नंबर एटॉमिक नंबर आगे चलेंगे, एटॉमिक मास तो इंक्रीज करता है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो मास ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे आने पर एटॉमिक नंबर का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। भाई ऐसे लेफ्ट राइट चलेंगे तो एक एक यूनिट एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आ गए तो बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो एटॉमिक मास बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो सिल्वर एंड गोल्ड में से किसका मास ज्यादा होगा? गोल्ड का बहुत ज्यादा होगा, गोल्ड का बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, मास आपने बढ़ा दिया तो ये तो याद होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, याद है कि नहीं?
मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आपने मास बढ़ा दिया और साइज वॉल्यूम उसका ऑलमोस्ट सेम रहा, तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए देखिए सिल्वर की डेंसिटी 9 पॉइंट समथिंग है, तो हमने उसको 10 ग्राम पर सीसी कर लिया, 10 मान लिया उसकी, और इसका 19 पॉइंट समथिंग है तो मैंने इसको 20 कर लिया, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिल्वर और गोल्ड की डेंसिटी किसकी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है? डबल है, एंड 20 इज अ वेरी हाई वैल्यू। अभी आप समझिएगा कि 20 किसको कहते हैं। एल्युमिनियम होता है 2.2, अब समझ आएगा आपको, एल्युमिनियम है 2.2, तो आपको हम 1 किलो एल्युमिनियम ले, 1 किलो गोल्ड ले, लेके खींच के मार दें आपको, तो किससे ज़्यादा चोट लगेगी? वो अलग की बात है, गोल्ड लेके भाग जाएंगे आप वो तो कहें मारिए प्लीज़, मारिए प्लीज़ मारिए, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, प्लीज़ मारिए अगर 1 किलो गोल्ड मार दिया जाए तो ज़िंदगी की फुर्सत है ना इतना पैसा मिल जाएगा आपको। डेंसिटी खाली हम बताना चाह रहे थे कि 2.2 इज नथिंग। कितकी है ये? किसकी है? एल्युमिनियम की डेंसिटी है। तो एल्युमिनियम इज मच लाइटर देन गोल्ड। 7.8 आयरन होता है। लोहा कितना भारी होता है? तो अब उससे ज्यादा तो अभी सिल्वर ही है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड में से जब नाम लेते हो किसकी में ज्यादा बनती है दिमाग में आपके? गोल्ड की ज्यादा बनती है। क्यों बनती पता नहीं लेकिन बनती है। गोल्ड ज्यादा इंपैक्ट करता है, दिमाग में आ जाता है गोल्ड है, ये गोल्ड है। और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स देखिए छोटे छोटे रहते, ईयर रिंग है, पता लगा कितना सोना होगा उसमें? एनी आइडिया? जैसे गोल्ड होता है तोले में, 1 तोला इज हाउ मच आज के रेट में? 50,000। 1 तोला इज 10 ग्राम। जो गोल्ड का प्राइस होता है तोले के हिसाब से चलता है, ठीक है? तो इसमें रफली 50,000 रुपए 10 ग्राम का प्राइस होगा। तो इसमें ईयरिंग में कितना सोना लगता होगा लगभग? हाँ, 2 ग्राम बहुत होता है, बहुत होता है सोने के लिए, बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसको भी रट लीजिएगा, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलेबल। कितनी डक्टाइल होती है क्लास 10th में दिया है सीबीएसई की बुक में। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से यहां से सुभाष चौराहे तक आप तार, आ जाइए इससे प्लीज, इतना लंबा तार हम लोग खींच सकते हैं। मोस्ट डक्टाइल मेटल इज व्हाट? गोल्ड, इतना है, ठीक है? क्वेश्चन हम करना चाहते हैं कि सिल्वर एंड गोल्ड में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है और क्यों? गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है? कितनी ज्यादा है? डबल है। क्यों ऐसा है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, बस ये टू द पॉइंट आंसर है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। अभी 11th पे जरूरत नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्वेश्चन था तो ये हमने साथ में आपको कर दिया, ठीक है? बस ये कंक्लूड कर लीजिए 1 मिनट में। हम लोगों ने कितने फैक्टर कर लिए? हाँ, ये हो गया। बस एक लाइन का ये कर दी, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। थर्ड फैक्टर लिखे, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल ऑर्बिटल्स, इसके क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन कर दीजिए, लिखे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, HUND, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, the atoms having completely half filled, atoms having completely half filled and fulfilled orbitals are comparatively more stable, full stop. Therefore in such cases
therefore in such cases the atoms are required, in such cases the atoms are required more energy, atoms are required more energy for the removal of electrons, for the removal of electrons, removal of electrons, full stop. Therefore their IPs are relatively higher, their IPs are relatively higher. बस अगला हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर अगले टर्न पे करेंगे। हेडिंग कर दिए ट्रेंड्स, बस इतना करके छोड़ दीजिए। थैंक यू।